Hello everyone, welcome back to this channel. This is Advocate Mishika Gupta, and in today's video we are going to discuss on the new topic, which is parental salary alone is not sufficient to determine OBC creamy layer status. So let's begin. इस केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रोहित नाथन 2026। ये जजमेंट एक बहुत ही बेसिक बट कंट्रोवर्शियल सवाल को डिटरमाइन करता है। क्या सिर्फ पेरेंट्स की सैलरी के बेसिस पर किसी कैंडिडेट को ओबीसी क्रीमी लेयर डिक्लेयर किया जा सकता है? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? अब इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर जवाब दिया, नहीं, नो। लेकिन इसी नो के पीछे जो रीजनिंग है वही समझने लायक है। सो उसको शुरू करते हैं। इस केस का कोर इशू क्या है? इस केस के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस आर माधवन थे। ये मैटर तब अराइज हुआ जब यूनियन ऑफ इंडिया ने कुछ यूपीएससी कैंडिडेट्स को ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने से डिनाई कर दिया। रीजन ये दिया गया कि उनके जो पेरेंट्स की सैलरी है वो प्रिस्क्राइब्ड इनकम लिमिट से ज्यादा है, इसी वजह से उन्हें क्रीमी लेयर में क्लासिफाई कर दिया गया है। यही कैंडिडेट्स आर्ग्यू कर रहे थे कि उन्हें गलत तरीके से क्रीमी लेयर की कैटेगरी में डाला गया है, क्योंकि क्रीमी लेयर डिटर्मिनेशन सिर्फ सैलरी इनकम के बेसिस पर नहीं किया जा सकता। मल्टीपल हाई कोर्ट्स जैसे दिल्ली, केरला, मद्रास हाई कोर्ट्स ने कैंडिडेट्स के फेवर में डिसीजन दिया। अब इसी में यूनियन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया। बैकग्राउंड जो समझते हैं ये एक्चुअली शुरू कहाँ से हुआ। ये पूरा ही डिस्प्यूट सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के कंटेक्स्ट में अराइज हुआ। कुछ कैंडिडेट्स ने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में रिजर्वेशन क्लेम किया। जब उनका वेरिफिकेशन हुआ, अब डीओपीटी ने उन्हें क्रीमी लेयर में डिक्लेयर कर दिया। सवाल आता है कैसे? सिर्फ एक बेसिस पर उनके पेरेंट्स की सैलरी इनकम थ्रेशोल्ड से ज्यादा थी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्चुअल लेयर है। उन कैंडिडेट्स के पेरेंट्स काफी लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बैंक्स या सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयड थे। गवर्नमेंट ने एक 14 अक्टूबर 2004 का क्लैरिफिकेटरी लेटर रिलाई करा, जिसमें ये कहा गया था कि अगर पीएसयू पोस्ट और गवर्नमेंट पोस्ट के बीच इक्विवेलेंस प्रॉपर्ली डिटरमाइन नहीं हुई है तो सैलरी इनकम को सेपरेटली कंसिडर किया जा सकता है इनकम और वेल्थ टेस्ट के लिए। इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या हुआ? अगर पेरेंट्स की सैलरी थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो ऑटोमेटिकली आप क्रीमी लेयर में फॉल करते हो। रिजल्ट क्या हुआ? नेचुरली कैंडिडेट्स ने इसको चैलेंज किया। क्रीमी लेयर का फाउंडेशन कहाँ से हुआ? अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा और पीछे जाना होगा। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 के केस में। इसका पर्पस क्या था? रिजर्वेशन का पर्पस उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो जेन्युइनली सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। अगर कोई ऑलरेडी एजुकेशनली और सोशली एडवांस हो चुका है तो उसे एक्सक्लूड करना चाहिए। इसी को क्रीमी लेयर बोलते हैं। इसी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1993 का ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया। इसी ऑफिस मेमोरेंडम ने क्रीमी लेयर डिटर्मिनेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस केस में रेलेवेंट है, 1993 में ऑफिस मेमोरेंडम ने स्टेटस एंड कैटेगरी ऑफ पोस्ट को प्राइमरी फैक्टर माना, इनकम को सेकेंडरी या सपोर्टिंग फैक्टर माना गया। मतलब पेरेंट अगर हाई रैंकिंग पोस्ट पर है तब वो क्रीमी लेयर माना जाएगा, अगर लोअर कैटेगरी में है तो वो ऑटोमेटिकली क्रीमी लेयर में नहीं फॉल करता। इनकम अलोन डिसाइसिव नहीं था। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एंटायर फ्रेमवर्क को डीपली एनालाइज किया और एक कंक्लूजन पर पहुंचा। फर्स्ट, कोर्ट ने सबसे पहले 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम को इंटरप्रेट किया। कोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया कि क्रीमी लेयर डिटर्मिनेशन का प्राइमरी बेसिस है स्टेटस एंड कैटेगरी ऑफ पोस्ट हेल्ड बाय द पेरेंट्स। इसका मतलब ये है कि सोशल एडवांसमेंट को मेजर करने के लिए आप सिर्फ इनकम नहीं देख सकते, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पेरेंट्स किस टाइप की पोजीशन में है। क्या वो हाई रैंक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है या फिर किसी लोअर सर्विस कैटेगरी में फॉल करते हैं। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि 1993 ऑफिस मेमोरेंडम में डेलिबरेटली सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को एक कंबाइंड पूल में इंक्लूड नहीं किया गया था जब इनकम या वेल्थ टेस्ट अप्लाई किया जाता है। मतलब इनकम एक आइसोलेटेड फैक्टर नहीं है, उसको कंटेक्स्ट में देखना होता है। सेकंड, इसमें कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन जस्टिफाई करने के लिए 2004 का क्लैरिफिकेटरी लेटर अप्लाई किया। अब कोर्ट ने इसको एग्जामिन किया और कहा ये क्लैरिफिकेशन लीगली वैलिड नहीं है उस एक्सटेंट तक जहां ये इनकम को सोल डिटरमाइन बना देता है। अब इसके पीछे कोर्ट का रीजनिंग ये था कि एक क्लैरिफिकेटरी इंस्ट्रक्शन नई सब्सटैंटिव कंडीशन को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी को एक्सप्लेन कर सकता है। यहाँ पर क्या हुआ? 2004 के लेटर ने एक नया रूल बना दिया, सैलरी इज इक्वल्स टू क्रीमी लेयर। कोर्ट ने कहा कि ये परमिसिबल नहीं है। थर्ड, इसमें ये ऑब्जर्व किया गया क्रीमी लेयर डिटर्मिनेशन सिर्फ इनकम के बेसिस पर नहीं हो सकता। इसका रीजन ये है इनकम टेम्पररी हो सकती है, सैलरी टाइम के साथ इंक्रीज होती है, लोअर कैटेगरी के एम्प्लॉयज भी टाइम के साथ थ्रेशोल्ड क्रॉस कर सकते हैं।
अगर आप सिर्फ इनकम देखोगे तो आप जेन्युइनली बैकवर्ड कैटेगरी के लोगों को एक्सक्लूड कर दोगे। फोर्थ, गवर्नमेंट वर्सेस पीएसयू एम्प्लॉयज, इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया गया। इस पर कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पीएसयू एम्प्लॉयज के बीच एक आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन क्रिएट किया गया। पीएसयू एम्प्लॉयज के बच्चों को सिर्फ सैलरी बेसिस पर एक्सक्लूड किया जा रहा था। ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का वायलेशन है। क्यों? क्योंकि सेम लेवल के पोस्ट पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मतलब इक्वल्स को अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा था। फिफ्थ, इसमें ये ऑब्जर्व किया गया गवर्नमेंट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी नेचुरली टाइम के साथ बढ़ती है, उन्हें ऑटोमेटिकली क्रीमी लेयर नहीं माना जा सकता। सैलरी इंक्रीज इज नॉट इक्वल टू सोशल एडवांसमेंट। अब कोर्ट ने फाइनल रिलीफ में क्या कहा? डीओपीटी को डायरेक्ट किया गया कि वो सब कैंडिडेट्स के क्लेम को कंसिडर करे। इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस दिए गए, क्रीमी लेयर टेस्ट अप्लाई किया जाए विदाउट इंक्लूडिंग सैलरी इनकम फ्रॉम पेरेंटल एम्प्लॉयमेंट एज सोल बेसिस। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि गवर्नमेंट ने पहले पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने एक्सेप्ट किया था कि कुछ सिचुएशंस में सुपरन्यूमरी पोस्ट क्रिएट करने पड़ सकते हैं। इसी वजह से कोर्ट ने डायरेक्ट किया जहां जरूरत हो वहां एडिशनल पोस्ट को क्रिएट किया जाए ताकि अफेक्टेड कैंडिडेट्स को अकोमोडेट किया जाए। इस जजमेंट के बाद क्या क्लैरिटी मिलती है? क्रीमी लेयर डिसाइड करते वक्त पेरेंट्स का रैंक स्टेटस, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोशल पोजीशन, ये सब प्राइमरी फैक्टर्स हैं। इनकम एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन इनकम अलोन डिसिसिव नहीं हो सकता। Why this judgment is important? ये जजमेंट 3 फैक्टर स्टैब्लिश करता है। सबसे पहले ये कंफर्म करता है कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट सिर्फ इकोनॉमिक टेस्ट नहीं है, बल्कि सोशल एडवांसमेंट टेस्ट है। दूसरा, ये गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स के थ्रू सब्सटैंटिव लॉ चेंज नहीं कर सकती। थर्ड, ये इक्वालिटी प्रिंसिपल को रीइंफोर्स करता है कि सिमिलर कैटेगरीज के लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। सो बेसिकली अगर किसी कैंडिडेट के पेरेंट्स की सैलरी ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली क्रीमी लेयर में आता है। आपको उनका सोशल स्टेटस और पोस्ट कैटेगरी भी देखना होगा। I hope you understand this topic. So that's it for today's video. I hope you enjoyed watching this video. Thank you for watching. Until then, bye bye. See you in next video.